हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेल का जो लास्ट लेक्चर था। बेसिकली ये कल कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर हमारा एक पार्ट है जो कि न्यूक्लियस वो रह गया था। तो उसको उस वीडियो के साथ कंप्लीट करने में ये था कि भाई वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, ठीक है, और हमें उतनी लंबी वीडियो नहीं करनी थी, तो हमने यहाँ पे एक दूसरा पार्ट इसका किया है। तो आज हम इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करेंगे और चैप्टर भी हमारे साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूक्लियस को। तो बेटा न्यूक्लियस में सबसे पहले हम बात करें इसकी डिस्कवरी की। तो बेटा इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और बेटा कब की थी? 1831। ये वाली चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमको पता है कि भाई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर धागों की जैसा होता है, ठीक है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, ठीक है, साइंटिस्ट कौन है? फ्लेमिंग। इन्होंने डिस्कवर किया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और बेटा उन्हें नाम क्या दे दिया? उन्हें नाम दिया इन्होंने क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। अब देखो न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करने वाला है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है? सेल का ब्रेन है, ठीक है। सेल को जितनी भी एक्टिविटीज करने के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन दे रहा है? न्यूक्लियस दे रहा है। तो न्यूक्लियस का एक और नाम क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इसे हम और क्या कह सकते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसके नंबर पे। अब देखो ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे एक सेल उसमें एक न्यूक्लियस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल के पास। अब प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। क्लियर है इतना? तो हम कह सकते हैं वन न्यूक्लियस इन वन सेल, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, या फिर यूकैरियोटिक सेल। और ये एब्सेंट है किसमें? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स भी है जिनके अंदर भी जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है। इसका एग्जांपल है आरबीसी, ठीक है, एब्सेंट इन आरबीसी। और हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है कि भाई आरबीसी जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो इसको ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है, इसको क्या चाहिए? ज़्यादा जगह चाहिए। अभी बाकी ऑर्गेनल्स को अगर अपने अंदर रखेगा तो इसके पास क्या होगी? जगह कम पड़ जाएगी, तो ये गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कम कर पाएगा। तो इसने क्या किया? अपने अंदर से सारे ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया। तो बेटा इसीलिए इसके पास न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि भाई जब आरबीसी बनाई था तब से इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये मैच्योर था तब इसके पास न्यूक्लियस था। ये जैसे जैसे मैच्योर हुआ न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? एब्सेंट इन आरबीसी एंड सीव ट्यूब। फिर बेटा कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। उन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इनके पास न्यूक्लियस नहीं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ई न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, कौन हो गया? ई न्यूक्लिएटेड सेल। अब यहाँ पर देखो जैसे कि टेप्टम है हमारे पास, बेटा टेप्टम के पास क्या है? मोर देन वन न्यूक्लियस। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। तो ये इसके नंबर्स हो गए। आगे चलते हैं हम। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसकी पोजीशन। अब पोजीशन को ऐसे समझते हैं कि भाई प्लांट में भी हम पोजीशन को देख लेंगे और एनिमल में भी देख लेंगे। बेटा मैंने यहाँ पर एक प्लांट का सेल बनाया, ठीक, यहाँ पर मैंने ये प्लांट का सेल बना दिया। सबसे बाहर कौन होगी? सबसे बाहर होगी सेल वॉल, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। इसका 90% एरिया किसने कवर कर लिया है? वैक्यूल ने। अब बेटा वैक्यूल ने 90% एरिया कवर कर लिया, तो जितने भी ऑर्गेनल से किधर चले गए हैं? साइड में, पेरीफेरी में चले गए।
तो यानी कि न्यूक्लियस भी किधर प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल प्रेजेंट होगा, सेंटर में नहीं होगा। वही मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, ये सेल वॉल भी नहीं होती। तो देखो क्या होगा, अगर वैक्यूल नहीं है तो जो न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में, क्योंकि भाई जगह जो है अब क्या है, खाली है। वहीं मैं बात करूँ प्लांट में, तो प्लांट में वैक्यूल है तो किधर चला गया है, साइड में, ठीक है। तो मैं लिख सकते हैं इसकी पोजिशन क्या होगी, पेरिफेरल, ड्यू टू वैक्यूल, ठीक है। इसमें पोजीशन क्या होगी, एट सेंटर। तो ये इनकी पोजीशन हो गई। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल साइकिल। अब देखो हमें न्यूक्लियस को पढ़ना है, और न्यूक्लियस बेसिकली क्या कर रहा है, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा एक एक्टिविटी होती है सेल डिवीजन, ठीक है, जहां पर क्या होता है एक सेल डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन करता है, उस चीज को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस में उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि एक फेज है जहां पर न्यूक्लियस रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तैयारी कर रहा है अपनी, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस कुछ अलग दिखेगा। और एक फेज है जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करके दो सेल में चला गया, ठीक है, या फिर उसने दो सेल का फॉर्मेशन कर दिया है, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस कुछ अलग दिखेगा। अब वो स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको समझते हैं, पर उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या पढ़ना है। अब बेटा देखो ये मैंने यहाँ पर सेल साइकिल की फेजेस बनाई है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक फेज है, यानी कि अभी मेरे को सिर्फ दो फेज बतानी है, क्योंकि डिटेल हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो बेटा ये फेज है इसे हम कहते हैं इंटरफेज, क्या कहेंगे, इंटरफेज। अब इंटरफेस में देखो कौन कौन आ गया, इंटरफेस में आ गया है G1, S और G2, इन तीनों ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, इंटरफेस का। वही मैं बात करूं ऊपर वाली फेज से हम कहेंगे M फेज, ठीक है, ये क्या हो गई, M फेज। अब बेटा देखो क्या होगा, ये जो इंटरफेस वाला टाइम है इसमें सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, सेल खुद को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है कि भाई जब वो एम फेज में जाए तो डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन कर दे। तो इंटरफेस को हम एक और नाम दे देते हैं प्रिपरेटरी या फिर प्रिपरेशन फेज, ठीक है, इसको प्रिपरेशन फेज कह देंगे, ठीक है। और वही मैं बात करूं बेटा एम फेज की, तो एम फेज में सेल क्या कर रहा है, खुद को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेल क्या कर रहा है, खुद को डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है, और यहाँ पर नीचे प्रिपरेशन चल रही है। अब देखो क्या होगा, मेरे पास इंटरफेस से लेके G2 फेज तक, ठीक है, सॉरी G1 फेज से लेके G2 फेज तक, यानी कि इंटरफेज में मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा मेरे को, ठीक है, कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। और जब मैं एम फेज में जाऊंगा तो यहाँ मुझे जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका नाम सुन लो, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, इसे हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। जैसे मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, क्या है बेटा, डीएनए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस डीएनए को कंडेंस करने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि इस डीएनए को पास पास लेके आ रहा हूँ, कि मैंने डीएनए को कंडेंस कर दिया, फिर मैंने इसको और कंडेंस कर दिया, और बेटा एक्सट्रीम कंडेंस कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे है तो पूरा डीएनए, पर जैसे जैसे कंडेंस होता जा रहा है तो ये कम जगह लेगा। भाई कोई चीज़ फैली हुई थी, मैं उसे कंडेंस कर रहा हूँ तो वो कम जगह में आ जाएगी, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा डीएनए, पूरा जेनेटिक मटेरियल, पर जैसे जैसे कंडेंस होगा इसका नाम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये ओपन है अभी, ये यहाँ पर आया है, ये कंडेंस हो गया, बेटा इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन, क्या कह देंगे, क्रोमेटिन। यहाँ पर देखो ये और कंडेंस हो गया, इसे हम कह देंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल है, पर ज़्यादा कंडेंस कौन है, क्रोमोसोम, लेस कंडेंस कौन है, क्रोमेटिन। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंटरफेस में G1S G2 आएंगी, प्रिपरेशन फेज है, यहाँ पर सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि वो जब एम फेज में जाए तो वहाँ पे क्या कर सके, सेल डिवीजन कर सके। यहाँ पर बेटा कौन विजिबल होंगे हमें, यहाँ पर हमें क्रोमेटिन विजिबल होंगे, और यहाँ पर कौन विजिबल होंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल होंगे।
तो ये बेसिक सी सेल साइकिल हमने देखी है। अभी यहाँ पर क्रोमेटिन के भी अपन टाइप देखेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। बेटा नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल साइकिल। तो चलो वही हम बना लेते हैं। इधर की साइड पे है इंटरफेस, इधर की साइड पे है एम फेज, ठीक है। हमारे पास ये दो कौन हो गई है, फेज हो गई है। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पर कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सेल है। बेटा इस सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और अंदर की साइड पे ये क्रोमेटिन होंगे, जो भी अपन ने समझा कि भाई इंटरफेज में क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी क्रोमेटिन प्रेजेंट है, विजिबल है। और इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एम फेज में चलते हैं। बेटा एम फेज में मैंने वापस से एक सेल बनाया। अब देखो डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर हो गई। यहाँ पर क्रोमेटिन है, यहाँ पर क्रोमेटिन और कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम में। तो अब दोनों में लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट यानी न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, क्रोमेटिन विजिबल। और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम। तो ये तो छोटा सा डिफरेंस हमने दोनों के बीच में देख लिया है। अब हमें डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना है कि भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, क्रोमेटिन किस तरह से इसमें अरेंज है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो क्रोमेटिन को कंडेंस करने में हेल्प करे। यानी कि हमें बेसिकली कौन पढ़ना है, इंटरफेस पढ़ना है। क्योंकि देखो एम फेज में तो न्यूक्लियस क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम। और एक किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, उस सेल साइकिल एंड डिवीजन में हम देखेंगे। आगे चलते हैं। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले हम बात करें जो न्यूक्लियस है। बेटा न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, जब मैं एक मेम्ब्रेन की बात करता हूँ तो उस मेम्ब्रेन में कितने लिपिड की लेयर होगी, लिपिड बाइलेयर। जैसे भाई ऐसा स्ट्रक्चर था, ये लिपिड की दो लेयर, तो लिपिड बाइलेयर। अब मैं कह रहा हूँ दो मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पर कितनी लिपिड बाइलेयर हो जाएगी, जरा सोच के बताइए। जैसे कि अगर मेरे पास एक मेम्ब्रेन है तो उसमें तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि दो मेम्ब्रेन है, तो बेटा दो मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा होगा। देखो लिपिड की कितनी लेयर हो गई, एक दो तीन चार। यानी कि जब भी मेरे पास सिंगल मेम्ब्रेन की बात करूं तो लिपिड की दो लेयर है, अगर मैं डबल की बात करूं तो लिपिड की चार लेयर प्रेजेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें लिपिड की डबल मेम्ब्रेन बनानी, तो डबल मेम्ब्रेन बना लेते हैं हम। हाँ बेटा यहाँ पर देखो, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली को कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। अब बेटा यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में देखो क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। बेटा इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। कौन सी स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये तीनों के तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप का, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, न्यूक्लियर एनवलप। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो
कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन दोनों की दोनों कांटेक्ट में आ रही है, यहाँ भी दोनों क्या आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है। तो बेटा देखो बीच में क्या बन गया, एक पोर बन गया है, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो बेटे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर से क्या होगा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर से सामान बाहर जाएगा, सामान यानी कोई मटेरियल, और बाहर से कोई मटेरियल अंदर आएगा। कौन जाता है कौन आता है वो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, यहाँ पर एक बार उसे वापस देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे सेल के अंदर क्या फील्ड होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी कोई सब्सटेंस भरा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, कोई सब्सटेंस फील्ड है। तो हम उस सब्सटेंस को बना लेते हैं पहले यहाँ पे। तो चलो मैंने यहाँ पर ये सब्सटेंस फिल कर दिया है। बेटा ये जो सब्सटेंस है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या फिर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। अब कौन कौन है, सबसे पहला तो ये कौन है बेटा, ये है जेनेटिक मटेरियल हमारा। जेनेटिक मटेरियल यानी कि अभी इंटरफेस पढ़ रहे तो इंटरफेस में जेनेटिक मटेरियल कौन सी स्ट्रक्चर में रहेगा, वो रहेगा क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब बेटा एक ओपन डीएनए और क्रोमेटिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई वो थोड़ी ज़्यादा जगह ले रहा है, ठीक है, वो ओपन है। और मैं बात करूँ किसकी, क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन कैसा है, कंडेंस है, वो कम जगह लेगा। अब कंडेंस कैसे किया है इसको समझो। जैसे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा धागा था तो मैंने उसको किसी के ऊपर कॉइल कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको किसी के ऊपर कॉइल कर दिया। उसी तरह मेरे पास एक बड़ा डीएनए था, मैंने उसको किसी के ऊपर क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, यानी कंडेंस कर दिया है। तो बेटा यहाँ कॉइल करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिए, बेटा इन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, या फिर अभी नाम दे देते हैं सिर्फ प्रोटीन्स। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये मैंने डेंस स्ट्रक्चर बना दिया है। और बेटा इस स्ट्रक्चर की ना कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, और इसके पास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। क्लियर है। तो न्यूक्लियोलस कैसा स्ट्रक्चर है भाई, ये डेंस इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, ये फॉर्मेशन कराता है राइबोसोम का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। ये हमने पहले देख रखा है, राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है, कौन हो गया, राइबोसोम फैक्ट्री। फिर आगे चलते हैं। अब बेटा हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए किसका फॉर्मेशन करता है, आरएनए का। तो मान लो डीएनए ने क्या बना दिया, ये आरएनए बना दिया, ठीक है, डीएनए ने क्या कर दिया, ये आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है, डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए। तो बेटा कोई एंजाइम लगेगा, मेरे को डीएनए की कॉपी भी बनानी है, तो बेटा डीएनए की कॉपी बनाने के लिए भी कोई एंजाइम लगेगा, यानी कि यहाँ पर अभी कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, जैसे मैंने ये एंजाइम्स बना दिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। भाई डीएनए से आरएनए बनाना है, क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से मुझे डीएनए बनाना है, यानी डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंटरफेस न्यूक्लियस का। तो देखो इंटरफेस न्यूक्लियस में सबसे पहली चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बीच की स्पेस क्या होगी, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है। और इन्होंने क्या बनाया है यहाँ पर, न्यूक्लियर एनवेलप। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जहां पर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वहां पर पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, बट इनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। ये चीजों का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं अंदर की साइड पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, नाम क्या है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, कौन है, क्रोमेटिन। बेटा क्रोमेटिन को मैंने किसी के ऊपर कॉइल कर रखा है, नाम क्या है इनका, प्रोटीन, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन,
ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं यहाँ पर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी कोई शेप मतलब फिक्स शेप नहीं है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नाम क्या है इसका न्यूक्लियस, और बेटा ये राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, इसका नाम क्या है राइबोसोम फैक्ट्री। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन सबकी डिटेल लिखनी है, ठीक है, बेसिकली इसकी थ्योरी लिखनी है। तो चलते हैं हम आगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है। सबसे पहले कौन आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दो क्या हो गई हमारे पास, मेम्ब्रेन हो गई। दोनों की दोनों किससे बनी है, लिपिड से बनी है। अब बेटा अगर मैं बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दूं मैं आपको, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन है ये, ER। तो हम कह सकते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है किसके कंटिन्यूएशन में होती है, ER के कंटिन्यूएशन में, या फिर ER किससे अटैच होता है, आउटर मेम्ब्रेन से। और बेटा ER के ऊपर अगर राइबोसोम लगा हुआ है तो कौन हो गया, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं लिख सकता है कंटिन्यूएशन इन कंटिन्यूएशन विद ER sometimes राइबोसोम में अटैच, ठीक है, कभी कभी राइबोसोम भी इस पे अटैच हो सकता है। फिर नेक्स्ट इंटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में क्या है भाई, ये लिपिड की बनी हुई है, इसमें कोई इतना डिटेल नहीं देखना। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है बेटा, स्पेस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। कौन सी स्पेस कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन किया है, तीनों ने मिलकर फॉर्मेशन किया है न्यूक्लियर एनवेलप का, ठीक है। किसका किया है, न्यूक्लियर एनवेलप का। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पोर, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है भाई, वो साइड जहां पर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन साथ में आके मिल रही है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन साथ में आके मिल रही है, तो वहां पे एक पोर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो लिख देंगे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कंबाइन हो रही है, और वहां पर किसका फॉर्मेशन कर रही है, न्यूक्लियर पोर का। अब देखो न्यूक्लियर पोर क्या करता है, मूवमेंट कराता है किनकी, जैसे कि साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कोई चीज़ों को भेजेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई चीज़ जा रही है, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से कुछ चीज़ें किस में जा रही है, साइटोप्लाज्म में। तो इसको देखो कौन किधर जाता है, तो देखो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन जाएगा, प्रोटीन्स। कौन जाने वाले हैं, प्रोटीन्स। इसके हमने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं। और बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कौन जाएगा, सबसे पहला तो RNA और राइबोसोम। तो इनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स पे। बेटा न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी ये न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहा है, ठीक है। अब वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, मेरे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, सबसे पहला तो भाई मेरे पास वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड के अंदर मेरे पास क्रोमेटिन है, और एक डेंस इरेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस कौन है, किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल देख लेंगे। अब बेटा सबसे पहले न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, प्रेजेंट है। बेटा इसे हम क्या कहते हैं, या कहते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट इज डेंस इरेगुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, डेंस इरेगुलर स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या है भाई, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है।
फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये क्या करा रहा है भाई, ये राइबोसोम का सिंथेसिस करा रहा है, ठीक है। ये क्या करा रहा है, राइबोसोम सिंथेसिस करवा रहा है, क्लियर है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। तो बेटा अगर किसी सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है तो उसमें राइबोसोम नहीं बनेंगे, और राइबोसोम नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियोलस का होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो वही हमने लिखा है, टू मेक प्रोटीन न्यूक्लियोलस शुड बी प्रेजेंट। अगर ये नहीं है तो वहां पर प्रोटीन नहीं बनने वाला। आगे चलते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे। अब बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा देख लिया है पहले, पर एक बार आप इसको समझते हैं। ये क्या है मेरे पास, डीएनए। अभी ये कंडेंस नहीं है, फिर बेटा मैंने इसको क्या कर दिया है, कंडेंस कर दिया है। फिर मैंने इसे और ज़्यादा कंडेंस कर दिया है, और मैंने इसे एकदम कंडेंस कर दिया है। तो है तो पूरा कौन, डीएनए, ठीक है। यहाँ पर देखो कंडेंस हो गया है, इसे हम नाम क्या देंगे, क्रोमेटिन। क्या नाम देंगे, क्रोमेटिन। और इसे क्रोमोसोम, ठीक है। इसे क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पर क्रोमेटिन में भी दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि ये वाला थोड़ा कम कंडेंस है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा कंडेंस है। तो बेटा इसे हम कहेंगे यू क्रोमेटिन। क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन। और इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरो क्रोमेटिन। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा डीएनए कंडेंस होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई अभी मेरे पास डीएनए है, मैंने इसको कंडेंस किया, कौन आया, यू क्रोमेटिन। मैंने और कंडेंस किया, कौन आया, हेटेरोक्रोमेटिन। और बेटा और कंडेंस किया तो कौन आ गया है, क्रोमोसोम। क्लियर है। जैसे जैसे नीचे बढ़ूंगा मैं, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर आएगा। और इंटरफेस में कौन मिलने वाला है, क्रोमेटिन। एम फेज में कौन मिलेगा, क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्रोमेटिन। अब देखो मैंने क्रोमेटिन को किस तरह से अरेंज किया, या फिर मैं कहूँ डीएनए को मैंने किस तरह से अरेंज किया कि मेरे पास क्रोमेटिन आ गया। तो अभी ऐसा मानो कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डीएनए, ठीक है। और ये है मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन। बेटा जो डीएनए है इसके ऊपर चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि डीएनए कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके पास। और जो हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक नेचर का, तो इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इतना जगह ले रहा था, मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसे कोइल कर दिया, तो अभी ये इतनी सी जगह में आ गया। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। हम हिस्टोन प्रोटीन को लेते हैं और उसको उसके ऊपर क्या करते हैं, डीएनए को कोइल कर देते हैं। बेटा जैसे डीएनए को कोइल करेंगे वो कम जगह में आ जाएगा, क्योंकि डीएनए कितना बड़ा है, एक सेल के अंदर 2.2 मीटर का क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट, और सेल की साइज बहुत छोटी है। तो हमने क्या किया, हिस्टोन के ऊपर डीएनए को कॉइल कर दिया है, उससे वो कम से कम जगह में आ गया है। यहाँ लिख लेंगे हम, हाँ तो बेटा यहाँ पर देखो क्रोमेटिन सबसे पहले विजिबल किस में होगा, विजिबल इन इंटरफेस, ठीक है। किसमें विजिबल है, इंटरफेस में। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है कि भाई जो हिस्टोन है, ठीक है, हिस्टोन को हम समझेंगे यहाँ पर। बेटा हिस्टोन को देखो, समझो। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली 5 टाइप का, कौन, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब बेटा यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे पास 4 प्रोटीन है, इनको मैं डबल कर लूँगा, ठीक है। इनको क्या कर लूँगा, डबल कर लूँगा, और इनसे मिला के क्या बनाऊँगा, ये स्ट्रक्चर बनाऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 4 हिस्टोन प्रोटीन लिए, ठीक है, और इनका मैंने पेयर लिया है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर इनको अरेंज कर दिया। तो बेटा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, हिस्टोन से बना है, और 8 हिस्टोन यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है। इसे हम कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामेर। क्या कहेंगे, हिस्टोन
ऑक्टामेयर, ठीक है, क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामेयर, क्योंकि इसके अंदर कितने हिस्टोन प्रेजेंट है, 8। कौन कौन से, H2A, H2B, H3, H4। अभी H1 का काम क्या है उसे देखते हैं। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर और भी स्टोन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामेयर प्रेजेंट होंगे। अब देखो क्या होने वाला है, ये मेरे पास डीएनए आया, मैंने डीएनए को इसके ऊपर कॉइल कर दिया, ठीक है, क्या आया मेरे पास, डीएनए आया, और डीएनए को मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, कॉइल कर दिया है। तो बेटा देखो क्या हो रहा है, पहले डीएनए ज़्यादा जगह ले रहा था, मैंने इसको हिस्टोन ऑक्टामेयर के ऊपर क्या कर दिया, कॉइल कर दिया। जैसे जैसे मैं इसको कॉइल करता जाऊंगा ये कंडेंस होता जाएगा, और बेटा कंडेंस होता होता ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। जैसे पहले यूक्रोमेटिन बनाएगा और कंडेंस होगा, हेट्रोक्रोमेटिन बनाएगा और कंडेंस होगा, क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो आपको हिस्टोन का यहाँ पर रोल समझ में आ गया होगा। ये हिस्टोन जो है 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, ये जो स्ट्रक्चर है 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेयर। इसके ऊपर कौन कॉइल होता है, डीएनए। और जैसे जैसे डीएनए कंडेंस होता है उसका नाम यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, किस तरह से किया वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्रोमोसोम की बात करते हैं बेटा। अब जैसे जैसे क्रोमेटिन कंडेंस होता जाएगा, सबसे एंड में स्ट्रक्चर मिलेगा कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे जैसे क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस होगा, हमें स्ट्रक्चर कौन मिलेगा, क्रोमोसोम। तो देखो अभी हमको पता है क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। जैसे कि अभी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जैसे मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, ये मैंने बेटा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा है, सेंट्रोमियर। अब बेटा देखो सेंट्रोमियर पे यहाँ पर जुड़ी हुई है 2 आर्म, एक ये आर्म और दूसरी ये आर्म, यानी कि 2 आर्म किस पे जुड़ी है, सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर को हम एक और नाम देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या नाम देंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या नाम दिया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो देखो सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई है 2 आर्म, बेटा इन दोनों आर्म के पास क्या है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, बेसिकली क्या है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो आर्म की एंड है, ठीक है, जो आर्म का एंड होता है इसे हम कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं, टीलोमियर। टीलोमियर इधर भी प्रेजेंट है, टीलोमियर इधर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर बेटा मेरे पास एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे कौन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो एक बार इसको आप समझो, मेरे पास अभी ये क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, 2 आर्म्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। बेटा इन आर्म्स में क्या है, इन आर्म्स के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो आर्म्स का एंड होता है उसे हम क्या कहेंगे, टीलोमियर। टीलोमियर इधर भी और इधर भी है। अभी इसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और यही एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये अपनी इंफॉर्मेशन डबल करेगा, ठीक है, यानी कि क्या करने वाला है, रेप्लिकेशन करने वाला। देखो बेटा रेप्लिकेशन में क्या होने वाला है, इस चीज़ को ढंग से समझना क्योंकि नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसका काम है। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा कि भाई ये बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट कौन है, ये सेंट्रोमियर। ये मेरे पास कौन है, आर्म है। आर्म के अंदर क्या था, इंफॉर्मेशन। अब बेटा हमने कहा है कि इसने क्या किया, अपनी रेप्लिकेशन किया, फिर अपनी इंफॉर्मेशन को डबल किया है। तो इन आर्म्स का ही क्या करेगा, एक कॉपी बना लेगा। ये आर्म्स किसने क्या कर ली है, कॉपी बना ली है। अब यहाँ पर भी मेरे पास आर्म हो गई और यहाँ पर भी मेरे पास आर्म हो गई। अब देखो ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, ये तो पहले से प्रेजेंट थी। ये दोनों क्या बन गई, इसकी कॉपी बन गई। अभी यहाँ पर मेरे पास एक सेंट्रोमियर था, यहाँ पर भी मेरे पास कौन है, एक सेंट्रोमियर है। तो देखो
यहाँ पर भी एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोसोम, बेटा यहाँ पर भी एक सेंट्रोमियर तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, यानी कि दोनों के दोनों सिंगल क्रोमोसोम है, बट इसके पास इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, डबल हो गई। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई जैसे हम रेप्लीकेशन कराएंगे तो मेरे पास दो क्रोमोसोम आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। रेप्लीकेशन के बाद भी एक ही क्रोमोसोम होता है, पर उसके पास इन्फॉर्मेशन डबल होती है। वो हमने यहाँ पर देखा कि रेप्लीकेशन के पहले कुछ ऐसा दिख रहा है, रेप्लीकेशन के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों के दोनों एक ही है, ठीक है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों आर्म और ये दोनों आर्म एक दूसरे की क्या है, कॉपी है, या फिर मैं कहूँ ये वाली इसकी कॉपी है, तो इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड या फिर होमोलोगस क्रोमेटिड, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों दोनों क्या है, एक दूसरे की होमोलोगस है। और बेटा ये वाली इसकी कॉपी से मतलब इसकी जैसा ही बना है सेम टू सेम, जैसे हम कह देंगे जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली ये कैसी है, जेनेटिकली सेम है। क्लियर है। यहां पर मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर मेरे पास कितनी आर्म्स है, दो आर्म्स है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक ही क्रोमोसोम रहेगा, बट मेरे पास यहाँ पर आर्म्स कितनी हो जाएंगी, चार आर्म हो जाएगी, ठीक है, 4 आर्म्स। तो मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम पहले ऐसा दिख रहा है, रेप्लिकेशन के बाद ऐसा दिखेगा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, बस जो इन्फॉर्मेशन वो क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। यहाँ पर बीच में कौन प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर, यहाँ भी कौन प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर। अब एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो कि मेरे पास जो सेंट्रोमियर है, इस पे मैंने दो स्ट्रक्चर बना दिए, इन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जब सेल को डिवाइड करना है या फिर मेरे को इस क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि दो ऐसे स्पिंडल फाइबर लेके आता हूँ, दोनों काइनेटोकोर पे अटैच करता हूँ, और जैसे खींचता हूँ तो खींचने पे मेरे पास ये बीच से टूट जाता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाएंगे, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, ठीक है। तो काइनेटोकोर क्या है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और ये सेल डिवीजन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, फिर इस क्रोमोसोम को डिवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। तो बेटा टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, बीच में कौन है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है बेटा, एकदम सेंटर में है, ठीक है, एट सेंटर। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में हो, उसे हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से ऊपर चला गया, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या हो गया, सेंटर से थोड़ा ऊपर चला गया, इसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक, जस्ट अबोव सेंटर। और सेंटर से ऊपर कौन गया है, ये सेंट्रोमियर। फिर नेक्स्ट देखो, मैंने सेंट्रोमियर को थोड़ा और ऊपर भेज दिया, ठीक है, यानी कि बेटा इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा और ऊपर कर दिया, एंड के थोड़ा पास भेज दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लोज टू एंड, क्लोज टू एंड। और फिर नेक्स्ट में कि भाई जो हमारे पास सेंट्रोमियर था एकदम एंड पे पहुंच गया, ठीक है, एकदम क्या पहुंच गया, वो एंड पे पहुंच गया, तो इसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। तो देखो सेंट्रोमियर के बेसिस पे मेरे पास क्रोमोसोम चार टाइप के, अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, एंड के क्लोज आ गया तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड पे है तो इसे हम क्या कह देंगे, टीलोसेंट्रिक। अब नेक्स्ट इधर आओ, ह्यूमन के अंदर कोई टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं मिलता, मैक्सिमम नंबर जो ह्यूमन में क्रोमोसोम के कौन है, सब मेटासेंट्रिक। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये वाला। और जो वाई क्रोमोसोम है कैसा है, एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो सेल चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आप इस लेक्चर से या फिर जितने भी हमने अभी तक सेल के लेक्चर किए, इनसे आप बोर्ड को भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपके एनसीईआरटी
के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके नीट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे PYQ हो जाएंगे। तो आप एक बार इन लेक्चर को ढंग से देखें, कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।